वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो बिहार आमीन के लिए यहाँ पर आपके लिए प्रैक्टिस सेट चलाए जा रहे हैं, जिनमें आपके प्रत्येक सेट में जो है 25 प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये सभी प्रश्न जो आपके पहले जो बिहार आमीन में पूछे जा चुके हैं उस तरीके के प्रश्न जो आपको इस सेट में देखने को मिलेंगे। तो इन सभी 25 प्रश्नों को आप अटैम्प्ट करके जरूर देखिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि कुल 25 प्रश्नों में से आपके कुल कितने प्रश्न सही गए हैं। इसके लिए जो है टोटल आपके बिहार आमीन के लिए जो आपके 10 सेट चलाए जाएंगे, जिनके 4 सेट जो है आपके टोटल अभी तक कराए जा चुके हैं। आज हम लोग जो है 5वां नंबर सेट देखेंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए बढ़ते आज के प्रश्नों की ओर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर दिया गया है कि एक ट्रेन 95 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी एक निश्चित बिंदु पर जाती है। जैसे कि मान लेंगे यहाँ पर एक आरंभिक बिंदु है, यहाँ से कोई एक निश्चित बिंदु तक जो है क्या कि ट्रेन जो है 95 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गया। यानी कि किसी आरंभिक बिंदु से किसी निश्चित बिंदु पर जाने तक उसकी चाल कितनी थी? 95 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन बोला गया आगे की और 85 किलोमीटर प्रति घंटा से प्रारंभिक बिंदु पर लौटती है। यानी कि एक निश्चित बिंदु से प्रारंभिक बिंदु पर जब वापस आती है तो कितने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आती है? तो 85 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो क्या होती है? वापस आती है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ट्रेन की औसत गति क्या है। तो जब भी आपकी ट्रेन की औसत गति यानी कि एवरेज स्पीड निकालने के लिए बोला जाए आपको, तो आपका इसका एक फार्मूला होता है जो आपको हमेशा याद रखना है। यानी कि एवरेज स्पीड निकालने का फार्मूला क्या होता है? 2 इंटू V1 इंटू V2 होता है। भाई बाई आपका क्या होता है? V1 प्लस V2 होता है। V1 आपका क्या हो गया? फर्स्ट स्पीड हो गया। यानी कि ट्रेन जब प्रारंभिक बिंदु से एक निश्चित बिंदु पर जा रहा था तो उसकी चाल कितनी थी? 95 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आपकी क्या हो गई? पहली चाल हो गई। और V2 आपका क्या हो गया? सेकेंड स्पीड हो गया। क्या हो गया आपका? सेकेंड स्पीड। यानी कि जब निश्चित बिंदु से आरंभिक बिंदु पर वापस आ रही थी तो कितने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही थी? 85 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही थी। तो ये आपका क्या हो गया? सेकेंड स्पीड हो गया। तो यहाँ पर V1 और V2 का क्या करेंगे? वैल्यू पुट करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा? एवरेज स्पीड यानी कि औसत चाल निकल जाएगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे? दोनों वैल्यू पुट करेंगे। V1 आपका कितना? 95 किलोमीटर प्रति घंटा और V2 आपका कितना? 85 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों का नीचे क्या लिखना है? योग, यानी कि दोनों का सम लिखना है। तो क्या करेंगे? 95 किलोमीटर प्रति घंटा और 85 किलोमीटर प्रति घंटा को आपस में जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर आपका कितना आएगा? 9 8 17 1 18 आएगा। यहाँ पर आप क्या करेंगे? यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पर 5 से काटेंगे 95 को तो 19 बार में चला जाएगा और 5 से 180 को काटेंगे तो 36 25 180 होता है, यानी कि 36 बार में चला जाएगा। 2 से 36 को काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा? 18 बार में चला जाएगा। अब क्या करेंगे? 19 इंटू 85 करेंगे तो 19 अठी कितना होता है आपका? 19 अठी आपका होता है 152 होता है। यानी कि 1520 प्लस 19 बचे 95। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 5 9 2 11 15 1 16। यानी कि 19 इंटू 85 किए तो आपका कितना आया? 1615 आया। नीचे आप क्या करेंगे? बटा 18 से 1615 को विभाजित करेंगे, क्योंकि आपका यहाँ पर किलोमीटर में जो आपका स्पीड दिया गया है वो किस में है? पॉइंट में है। तो यहाँ पर आंसर क्या हमें करना पड़ेगा? पॉइंट में लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 18 से डिवाइड करेंगे तो 18 को जब भाग देंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 18 अठी आपका कितना हो जाता है? आपका 144 हो जाता है। 144 तो आपका कितना बचेगा? शेष 17 बचेगा तो 175। तो 18 नंबर आपका कितना हो जाता है? 162। तो पॉइंट लगेगा, आपका शेष कितना बचेगा? 130 बचेगा। तो 130 में से फिर 18 सत्ते 126 हो गया, फिर आपका 4 बचा तो 18 दूनी 36। यानी कि आपका एवरेज स्पीड कितना आ गया? 89.72 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आ गया आपका? एवरेज स्पीड यानी कि औसत चाल आ गए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर दिया गया कि एक खिलाड़ी 20 सेकेंड में अपनी साइकिल 150 मीटर चलाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि खिलाड़ी की गति क्या है, यानी कि जो खिलाड़ी है उसका स्पीड क्या है। तो आपको हमेशा फार्मूला पता होना चाहिए कि चाल बराबर क्या होता है। चाल बराबर आपका क्या होता है? चाल बराबर आपका होता है
दूरी बटा समय होता है। चाल यानी कि स्पीड, दूरी यानी कि डिस्टेंस, समय यानी कि टाइम होता है। तो सब चाल बराबर क्या हो गया आपका, दूरी बटा समय। तो हमें क्या निकालना है, चाल यानी कि गति ही निकालना है, यानी कि स्पीड निकालना है। तो स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या बताया गया, दूरी बटा समय, यानी कि ऊपर क्या लिखना है, दूरी लिखना है। तो दूरी यहाँ पर कितना दिया गया, 150 मीटर दिया गया, तो ऊपर कितना लिख देंगे, 150 मीटर लिख देंगे। और नीचे क्या लिखेंगे हम लोग, समय लिखेंगे। तो यहाँ पर समय कितना दिया गया, 20 सेकेंड समय दिया गया है। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, स्पीड मीटर पर सेकेंड में आएगा। आपका जो चाल आएगा किस में आएगा, मीटर पर सेकेंड में आएगा। मीटर पर सेकेंड में कैसे आएगा, यहाँ पर आपका डिस्टेंस यानी कि दूरी किस में दिया गया, मीटर में दिया गया, और समय भी आपका किस में दिया गया, सेकेंड में दिया गया। तो यहाँ पर आप जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका क्या आएगा, चाल मीटर पर सेकेंड में आएगा। लेकिन यहाँ सारा ऑप्शन, यहाँ पर स्पीड जो दिया गया ऑप्शन में सारा किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया। तो यहाँ पर चाल को हम लोग क्या करेंगे, मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे। तो मीटर पर सेकेंड के चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 18/5 से गुना करते हैं। किससे गुना करते हैं, 18/5 से गुना करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, चाल यानी कि स्पीड निकल जाएगा। तो 0 से 0 चला गया, 2 से काटेंगे 18 को तो 9 बार में चला जाएगा, 5 से काटेंगे 15 को तो 3 बार में चला जाएगा। तो 9 तिया कितना हो गया आपका, 27 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो गई, इस खिलाड़ी की चाल हो गई। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते चलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ये आपका क्या है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। मैं बॉर्डमास थ्योरम काफी बार पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं कि क्या होता है। बॉर्डमास थ्योरम आपको सिंप्लीफिकेशन बनाने के लिए बॉर्डमास थ्योरम आपको हमेशा पता होना चाहिए। क्या होता है बॉर्डमास, BODMAS हो गया। बी से आपका क्या होता है, ब्रैकेट होता है। तो ब्रैकेट आपके कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। एक आपका बिग ब्रैकेट, एक आपका मिडिल ब्रैकेट, एक आपका स्मॉल ब्रैकेट होता है। ओ से आपका क्या हो गया, ऑफ हो गया, हिंदी में का दिया हुआ रहता है। डी से डिवाइड यानी कि भाग हो गया, एम से मल्टीप्लाई यानी कि गुना, ए से ऐड यानी कि जोड़, एस से सब्ट्रैक्ट यानी कि घटा होता है। और जो पहले दिया गया यानी कि बॉर्डमास थ्योरम में पहले क्या है, ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट को हल करेंगे, उसके बाद ऑफ को, उसके बाद डिवाइड को। तो बॉर्डमास थ्योरम के हिसाब से जो पहले दिया गया उसे पहले हल करेंगे, जो बाद में दिया गया उसे बाद में हल करेंगे। तो चलिए सिंप्लीफिकेशन को क्या करते हैं, हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट यानी कि छोटी ब्रैकेट में जो आपका दिया गया उसे सारा पहले हल कर लेंगे। तो 120 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 120 में से 10 जाएगा तो आपका कितना बच जाएगा, 110 बच जाएगा। और यहां पर क्या है, 3 का स्क्वायर यानी 3 पर पावर 2 है प्लस 1 है, तो 3 पर पावर स्क्वायर करेंगे यानी कि इसे तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। तो 3 तिया 9 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा आपका, टोटल 10 हो जाएगा। यहां पर क्या है, भाग का साइन है, यानी कि 110 भागा 10 है। कितना है, 110 भागा 10 है। तो कितना आ जाएगा, 110 को जब 10 से भाग देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। यानी कि ये पूरे जो आपका बड़ा ब्रैकेट का हल करने पर कितना वैल्यू आया, यहाँ पर वैल्यू टोटल कितना आया, 11 आया। यहाँ पर बड़े ब्रैकेट का सारा हम लोगों ने हल किया तो यहाँ पर कितना है, 11 आया। तो क्या करेंगे, सारा वैल्यू अब सारा नीचे लिख देंगे जिससे कि हल करने में आसानी हो। तो 4 प्लस आगे साइन है तो प्लस दे देंगे। सारा बड़ा ब्रैकेट का हल करने पर कितना है, 11 आया, तो यहाँ पर 11 लिख देंगे। आगे क्या है, माइनस का साइन है तो माइनस साइन, -5 है तो यहाँ पर -5 लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, इसे कैलकुलेट करेंगे तो 11 4 कितना होता है, 15। 15 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। 15 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। तो इस सारे सिंप्लीफिकेशन का हल करने पर कितना आंसर आया, 10 आया। यानी कि यहां पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। यहां पर दिया गया है कि एक समचतुर्भुज यानी कि एक रोम्बस है, उसके विकर्ण में यानी कि समचतुर्भुज में विकर्ण क्रमशः यानी कि रोम्बस में डायगोनल जो है कितना कितना सेंटीमीटर दिया गया, एक 14 सेंटीमीटर पहला डायगोनल यानी कि पहला विकर्ण 14 सेंटीमीटर है और दूसरा विकर्ण 24 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो जब भी आपसे रोम्बस का एरिया पूछा जाए तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, रोम्बस के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू D1 इंटू D2 होता है। क्या होता है, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हाफ इंटू D1 इंटू D2 होता है। D1 यानी कि पहला डायगोनल और D2 यानी कि दूसरा डायगोनल होता है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला ये आप हमेशा याद रखेंगे, क्या होता है, हाफ इंटू
पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण। तो क्या करेंगे यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे सारा, तो आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हाफ इंटू D1 यानी कि पहला विकर्ण कितना सेंटीमीटर है, तो 14 सेंटीमीटर है, और दूसरा विकर्ण कितना सेंटीमीटर है, तो 24 सेंटीमीटर है। हल करेंगे यहाँ पर, तो 2 से काटेंगे तो 2 से 7 बार में 14 कट जाएगा, तो 24 सतह आपका कितना होता है, 168 होता है। यानी कि इस पूरे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा आपका, 168 सेंटीमीटर स्क्वायर इस पूरे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, ये आपका क्या है, ग्राफ का क्वेश्चन है। यहां पर क्या दिए गए, यहां पर बोला गया कि कंपनी का कुल व्यय यानी कि कुल खर्च जो है कितना होता है आपका, 35,50,000 रुपये है। अब देखेंगे कि क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है। क्वेश्चन में यहां पे आपसे बोला जा रहा है कि कंपनी द्वारा कच्चे माल और बिजली पर खर्च की गई राशि कितनी है, ये आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, कि बताना है कि कच्चे माल और बिजली पर खर्च जो है कितनी राशि की गई। तो कच्चा माल क्या होता है, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मतलब क्या होता है, कच्चा माल। तो कच्चा माल कितना, 14% जो है कच्चे माल पर खर्च किया गया, और इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली पर जो है 26% खर्च किया गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे, कुल पहले जो है हम लोग निकालेंगे कुल कितने प्रतिशत जो है खर्च किए गए दोनों कच्चे माल और बिजली पर। तो 14% प्लस 26% आपका कितना हो जाएगा, टोटल 40%, यानी कि दोनों पर मिलाकर कुल जो है 40% खर्च किया गया। लेकिन यहाँ पर परसेंट में नहीं, आपसे पैसे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर टोटल जो है कुल खर्च कितना, 35,50,000 रुपये कुल खर्च मिलाकर कितना किया गया था, 35,50,000 रुपये किया गया था, खर्च किया गया था। उसमें से 40% जो है कच्चे माल और बिजली पर खर्च किया गया था। यहाँ पर क्या करेंगे, कुल खर्च में से 40% हम खर्च निकाल लेंगे, तो आपका क्या निकल जाएगा, कच्चे माल और बिजली पर खर्च किए गए पैसे की राशि निकल जाएगी। यहाँ पर क्या करेंगे, इसे कैलकुलेट करेंगे तो 0 0 चला गया, इधर से 1 0 1 0 चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 2 3 0 5 चौक 20 यानी कि 4 0 हो जाएगा, हाथ में 2 बचा, 35 चौक कितना हो जाएगा, 35 दूनी 70 दूनी 140, और 2 आपका कितना हो जाएगा, 142 हो जाएगा। यानी कि कच्चे माल और बिजली पर कुल कितना खर्च किया गया, तो 14,20,000 रुपये जो है कच्चे माल और बिजली पर खर्च किया गया। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, यहां पर दिया गया कि 2 पाइप क्रमशः 15 मिनट और 30 मिनट में एक टंकी जो है क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। फिर बोला गया कि यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी कितने समय में भर जाएंगे। तो टाइम एंड वर्क के सारे प्रश्न में मैं पहले वाली वीडियो में काफ़ी बार आपको बताता आया हूं कि टोटल वर्क बराबर क्या होता है, इफिशियंसी इनटू टाइम होता है। TW यानी कि टोटल वर्क यानी कि कुल का, ई से आपका इफिशियंसी यानी कि कार्य क्षमता, टी से टाइम यानी कि समय होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले करेंगे कि दोनों पाइप की कार्य क्षमता निकाल लेंगे कि दोनों पाइप जो है कितने की कार्य क्षमता से टंकी को भरते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बोला गया कि पहला नंबर का जो पाइप है वो कितने मिनट में भरता है एक टंकी को, तो उस टंकी को 15 मिनट में भरता है। और फिर दूसरा पाइप जो है उसी टंकी को कितने मिनट में भरता है, तो 30 मिनट में भरता है। तो 15 और 30 का एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, तो 15 और 30 का एलसीएम कितना होगा आपका, 30 होगा। तो आप क्या करेंगे, 30 को 15 से भाग देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी कि पहला नंबर जो पाइप है उस टंकी को 2 यूनिट यानी कि 2 की कार्य क्षमता से उस टंकी को भर रहा है। कौन सा, पहला पाइप। फिर 30 को जब 30 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। यानी कि दूसरा नंबर जो पाइप है उस टंकी को 1 यूनिट यानी कि 1 की कार्य क्षमता से उस टंकी को भर रहा है। यानी कि यहाँ पर पूछा आपसे क्या गया, ये दोनों पाइप जो एक साथ खोल दिया जाए तो कितने समय में भरेगा। तो दोनों पाइप को जब खोल दिया जाता है तो दोनों मिलकर 1 दिनों में कितने यूनिट यानी कि कितना भरता है, तो 2 + 1 यानी कि 3 भरता है। लेकिन उसे टोटल भरना कितना है, 30 यहाँ पर यानी कि 30 यूनिट टोटल भरना है। तो यहाँ पर जब टोटल जितना भरना यानी कि टोटल वर्क भरना कितना है, 30 यूनिट भरना, भरेगा कितने की कार्य क्षमता से, 2 + 1 यानी कि 2 यूनिट के हिसाब से पहला जो है 2 यूनिट भरेगा, दूसरा जो है 1 यूनिट भरेगा। यानी कि डेली टोटल 3 यूनिट भरा जाता है।
भरना कितना है 30 यूनिट। तो जब 30 यूनिट को 3 से भागा दिया जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा, समय यानी कि टाइम आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कल काटेंगे यहाँ पर 30 को 3 से, तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। यानी कि जब दोनों मिलकर काम करते हैं तो उस टंकी को 10 दिनों में भर दिया जाएगा। सॉरी 10 दिन नहीं, यहाँ पर 10 मिनट है, कितना मिनट में सारा था तो यहाँ पर मिनट में हो गया। यानी कि उस टंकी को कितने मिनट में भर दिया जाएगा, दोनों को मिलकर 10 मिनट में भर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर दिया गया है कि एक आयताकार क्षेत्र में एक बाजू जो है 5 मीटर है और विकर्ण जो है कितना है 13 मीटर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आयत का क्षेत्र यानी कि उस रेक्टेंगल का एरिया यानी कि आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया क्या गया, क्वेश्चन में दिया गया एक रेक्टेंगल यानी कि आयत है, उसकी एक भुजा कितनी है 5 मीटर है। यानी कि एक भुजा कितनी, यानी कि मान लिए हम लोगों ने उसकी चौड़ाई कितनी है 5 मीटर है, और उसका विकर्ण यानी कि डायगोनल कितना दिया गया 13 मीटर दिया गया। तो हमें एरिया निकालने के लिए किसी भी आयत का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसके एरिया यानी कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, यानी कि लेंथ गुना ब्रेथ होता है। तो यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल के सभी कोण क्या होते हैं 90 डिग्री होते हैं। तो यहाँ पर ये एक तरीके से क्या बन गया, ये आपका ABC मान लेते हैं यहाँ पर। तो ABC आपका क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो ये आपका क्या हाइपोटेनस है, ये आपका क्या परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर से हम लोग बेस निकाल सकते हैं। बेस किस तरीके से निकालेंगे, 13 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 169 माइनस 5 का स्क्वायर यानी कि 25। तो 169 माइनस 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा 144। 144 किसका स्क्वायर होता है तो 12 का स्क्वायर होता है। यानी कि आपका आधार यानी कि इसके रेक्टेंगल का यानी कि आयत का लंबाई कितना आ गया आपका 12 मीटर आ गया। यहाँ पर अब हमें लंबाई भी पता है, हमें अब चौड़ाई भी पता है। तो अब हम लोग क्या निकाल सकते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई कर एरिया यानी कि क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो लंबाई कितना आया 12 मीटर आया और आपका चौड़ाई कितना दिया गया 5 मीटर दिया गया। दोनों का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 25 60 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा इस आयत का क्षेत्रफल यानी कि एरिया होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर दिया गया कि एक बैंक 5% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज की दर से क्या देता है ऋण यानी कि कर्ज देता है। फिर बोला गया कि एक साल के लिए 50,000 रुपये का ऋण लेने वाला एक ग्राहक कितना ब्याज जो है बैंक को जो है क्या करेगा भुगतान करेगा। तो 50,000 क्या लिया है ऋण यानी कि कर्ज लिया है और रेट यानी कि दर कितना दिया गया 5% दिया गया और बोला गया कि एक साल के लिए दिया गया है। कितने साल के लिए दिया गया एक साल के लिए दिया गया और इंटरेस्ट क्या लग रहा है आपका साधारण ब्याज लग रहा है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है एक साल का ब्याज यानी कि 5%। तो हम लोग क्या करेंगे 50,000 का 5% निकाल लेंगे। वही आपका क्या होगा सिंपल इंटरेस्ट यानी कि एक साल का साधारण ब्याज होगा। क्योंकि एक साल में कुल मिलाकर कितना ब्याज लगेगा 5% ब्याज लगेगा जो कि किस पर लगेगा 50,000 रुपये पर लगेगा। तो क्या करेंगे हम लोग 50,000 रुपये पर 5% ब्याज निकाल लेंगे। तो 50,000 का 5% कितना होता है तो 2 शून्य 2 शून्य चला गया 5 पचे कितना होता है 25 होता है। यानी कि कुल मिलाकर 2500 क्या लगेगा साधारण ब्याज लगेगा किस पर 50,000 रुपये पर। तो इस क्वेश्चन का कितना आंसर होगा 2500 रुपये। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ये भी आपका क्या है ग्राफ का पहले वाले ही ग्राफ का क्वेश्चन है। इसमें सभी परसेंट दिया गया और यहाँ पर कुल खर्च दिया गया है। कितना दिया गया 35,50,000 रुपया दिया गया। तो आपका क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि क्रमशः विज्ञापन और रख रखाव पर कंपनी द्वारा खर्च की गई राशि का अनुपात कितना है। तो विज्ञापन यानी कि एडवर्टाइजमेंट में कितना प्रतिशत खर्च किया गया 22% खर्च किया गया। कितना प्रतिशत खर्च किया गया 22% खर्च किया गया। और रख रखाव यानी कि मेंटेनेंस पर कितना खर्च किया गया तो 8% खर्च किया गया। तो हमें यहाँ पर जो है पैसे निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे अनुपात पूछ रहा है तो उतना ही अनुपात होगा
उतना ही अनुपात होगा जितना कि ये परसेंट का अनुपात होगा, यानी कि उसके पैसे का उतना ही अनुपात होगा जितना कि वो परसेंट का अनुपात होगा। यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों का परसेंट का ही अनुपात निकाल देंगे तो आपका वही सही आंसर होगा। तो परसेंट से परसेंट कट गया, 2 से काटेंगे तो 11 दूनी 22, इधर 8 को काटेंगे 2 से तो 4 बार में चला जाएगा, यानी कि दोनों का अनुपात कितना आ गया, 11:4 आ गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर दिया गया है कि 3, 6 और 8 का चौथा अनुपाती क्या है। तो चौथा अनुपात निकालने के लिए आपको हमेशा फॉर्मूला पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या होता है। चौथा अनुपात निकालने का फॉर्मूला होता है दूसरी संख्या इंटू तीसरी संख्या, दूसरी संख्या इंटू तीसरी संख्या बटा पहली संख्या होती है क्या, चौथे अनुपात यानी कि चतुर्थ अनुपात निकालने का फॉर्मूला होता है। क्या होता है, दूसरी संख्या इंटू तीसरी संख्या बटा पहली संख्या होता है। तो क्या करेंगे, सारा वैल्यू पुट करेंगे तो आपका चौथा अनुपात आ जाएगा। तो दूसरी संख्या कितनी है, 6 है। यहाँ पे दूसरी संख्या कितनी है, 6 है। तीसरी संख्या कितनी है, 18 है। पहली संख्या कितनी है, 3 है। क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर। तो 3 से काटेंगे 6 को तो 2 बार में चला जाएगा। तो 18 दूनी कितना होता है आपका, 36 होता है। यानी कि तीनों संख्याओं का चौथा अनुपात कितना होगा, 36 होगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चौथा अनुपात निकालने के लिए आप हमेशा ये फॉर्मूला याद रखेंगे कि दूसरी संख्या इंटू तीसरी संख्या बटा पहली संख्या होता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। यहां पर दिया गया कि 20 व्यक्तियों का औसत आय कितना, 4000 रुपये है। फिर बोला गया कि दूसरे 25 व्यक्तियों का औसत आय कितना है, 2500 रुपये है। तो फिर आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि पूरे समूह की औसत आय क्या है। तो सबसे पहले 20 व्यक्तियों का औसत आय क्या दिया गया, 4000 रुपये दिया गया है। तो यहां पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, 20 व्यक्तियों का कुल आय निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, 20 व्यक्तियों का कुल आय निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, 20 इंटू 4000 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 20 इंटू 4000। तो 4 दूनी 8 हो गया, 8 पे कितना शून्य हो जाएगा, 4 शून्य हो जाएगा आपका। फिर क्या करेंगे, 25 व्यक्तियों का औसत आय कितना दिया गया, 2500 दिया गया। तो यहां पर क्या करेंगे, 25 व्यक्तियों का कुल आय निकाल लेंगे। तो 25 इंटू 2500 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 25 625 होता है। 25 25 आपका कितना होता है, 625 पे कितना हो जाएगा, 2 शून्य हो जाएगा। आपको मैं पहले वाली वीडियो में काफी बार बोल चुका हूं कि 1 से 30 तक आप हमेशा जो है स्क्वायर याद रखें, ताकि आपको जो है इस तरीके के प्रश्न में गुणा करने में आसानी हो। तो यहाँ पर जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या निकल जाएगा, 20 व्यक्तियों प्लस 25 व्यक्तियों का कुल क्या निकल जाएगा, आय निकल जाएगा, किसमें, रुपये में। तो यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों का योग करेंगे तो 2 शून्य 5 2 8 6 कितना हो गया आपका, 14 हो गया। तो ये आपका क्या निकल गया, कुल रुपये में, यानी कि 20 व्यक्ति और 25 व्यक्तियों का कुल आय निकल गया। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, कुल व्यक्तियों का औसत आय पूछा जा रहा है। तो कुल आय ऊपर है तो क्या करेंगे, कुल व्यक्तियों से जब डिवाइड करेंगे तो क्या निकल जाएगा, औसत आय यानी कि एवरेज जो है इनकम निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, टोटल व्यक्ति यानी कि टोटल यहाँ पर जो है पर्सन कितने हैं, तो 20 व्यक्ति प्लस 25 व्यक्ति, तो टोटल कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, कैलकुलेट यानी कि इसे काटेंगे। तो 5 से काटेंगे तो 5 9 45, ऊपर काटेंगे तो 5 दूनी 10 25 80 40 5 5 25, 2 शून्य हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका 8 5 13 2 15, यानी कि आपका 3 से कट रहा है तो 3 से काट देंगे तो 3 तिया 9, 3 नमा 27, 3 पचे 15 पे 2 शून्य। अब क्या करेंगे, अब कट नहीं रहा है तो क्या करेंगे, पॉइंट में, क्योंकि आपका सारा पॉइंट में आंसर दिया गया तो पॉइंट में लाएंगे यहाँ पर आंसर। तो 3 तिया 9 होगा, 95 100 को 3 से भाग देंगे यहाँ पर तो 3 तिया 9 हो गया। फिर आपका 1 होगा तो कितना शेष बचेगा, 2 बचेगा तो 20 हो जाएगा। तो 3 छक, फिर 2 बचेगा तो 3 छक, फिर आपका पॉइंट आ जाएगा तो 6 6, यानी कि आपका जो औसत आय यानी कि एवरेज इनकम जो है कितना है, 3166.66 रुपये है। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। यहां पर दिया गया है कि एक समबाहु त्रिभुज यानी कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल की भुजा यानी कि उसकी साइड कितनी दी गई है, 2√3 सेंटीमीटर, यानी कि 2√3 सेंटीमीटर की क्या दी गई है, उसकी भुजा की लंबाई दी गई है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उसकी ऊंचाई यानी कि उस इक्विलैटरल ट्रायंगल की ऊंचाई क्या है। तो जब भी समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का
हाइट आपसे पूछा जाए, यानी कि जब साइड दिया हुआ रहे और आपसे हाइट पूछा जाए तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, √3/2 इंटू क्या होता है, साइड होता है। √3/2 इंटू क्या होता है आपका, साइड होता है। जब भी आपसे साइड दिया हुआ रहे, यानी कि किसी समबाहु त्रिभुज का भुजा की लंबाई दी हुई रहे और आपसे ऊंचाई पूछे, तब उसका ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, √3/2 इंटू क्या होता है, साइड होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, साइड का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या निकल जाएगा, उस समबाहु त्रिभुज का हाइट यानी कि ऊंचाई निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे √3/2, साइड यानी कि उस समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई कितनी है, 2√3 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से 2 कट गया आपका, √3 आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। √3 इंटू √3 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि उस समबाहु त्रिभुज का हाइट यानी कि ऊंचाई कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर आ गया। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। ये आपका क्या है, पहले वाले ही ग्राफ है। इसमें दिया गया है कुल खर्च दिया गया और सभी का अलग अलग प्रतिशत दिया गया है कि किस पर कितने खर्च किए गए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में देखेंगे कि क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि कंपनी द्वारा वेतन पर यानी कि उसके जो है सैलरी पर जो है कितने खर्च की गई है रुपये में। यहाँ पर परसेंट में सैलरी यानी कि उसके वेतन पर कितना प्रतिशत खर्च किया गया, 25%। यहाँ पर परसेंट में आपको दिया गया, आपसे रुपये में पूछा जा रहा है कि कितने प्रतिशत यानी कि कितने रुपये जो है उस पर खर्च किए गए। तो कितना जो है कुल रुपये कितना है, 35,50,000 रुपये। कितना है, 35,50,000 रुपये टोटल खर्च किया गया। तो उसमें से 25% किस पर खर्च किया गया, सैलरी यानी कि वेतन पर खर्च किया है। तो क्या करेंगे, कुल राशि का 25% हम लोग निकाल लेंगे। तो 2 शून्य 2 शून्य चला गया। 25 से यहाँ पर क्या करेंगे, 25 से यहाँ पर 2 शून्य यहाँ पर नहीं काटते, 25 से 100 को काट देते हैं। यहाँ पर है 25 चौक 100 गया, यहाँ पर 2 शून्य हम लोग नहीं काटे, यहाँ पर है। तो 4 से यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली भागा दे देंगे। तो 4 से भाग देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 4 8 32, 3 बचेगा तो 4 8 32, फिर आपका 3 से सिंपल बचा तो 4 7 28, 2 बचेगा तो 4 5 20 हो गया। फिर आपका कितना, 2 शून्य यहाँ पर हो जाएगा। यानी कि सैलरी यानी कि उसके वेतन पर कितना खर्च किया गया, तो 8,87,500 रुपया जो है टोटल किस पर खर्च किया गया, वेतन पर खर्च किया गया। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। यहां पर दिया गया है कि 600 रुपये में एक पुस्तक बेचने पर एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि पुस्तक का क्रय मूल्य यानी कि उसका सीपी क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 20% को हम लोग क्या करेंगे, 20% को हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5 होता है। मैं पहले वाले वीडियो में काफ़ी बार बता चुका हूँ कि परसेंट को फ्रैक्शन में किस तरीके से चेंज किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 20% है, परसेंट को हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, परसेंट का वैल्यू 100 होता है तो नीचे 100 हो जाएगा। 20 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 100 5 बार में चला जाएगा। यानी कि परसेंट को यानी कि 20% को आप क्या लिख सकते हैं, 1/5 भी लिख सकते हैं। तो परसेंट को आप हमेशा क्या करें, फ्रैक्शन में चेंज कर ले, जिससे कि समय की बचत हो आपको किसी भी मैथ के सॉल्यूशन में। तो क्या हुआ यहाँ पर 20% बोला कि लाभ में बेच दिया, यानी कि 5 यूनिट का कोई सामान 1 यूनिट के लाभ में बेच दिया गया। यानी कि 5 यूनिट में खरीदा था, उसे बेच कितना में दिया गया, 1 यूनिट के लाभ यानी कि 6 यूनिट में बेच दिया। यानी कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 5 यूनिट है और उसे बेच दिया कितना में, यानी कि उसका विक्रय मूल्य कितना है, 6 यूनिट है। यानी कि यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना दिया गया, 600 रुपया दिया गया। यानी कि 6 यूनिट बराबर कितने रुपया, 600 रुपया। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 रुपया हो जाएगा। 6 से जब 600 को काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 100 बार में। यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 रुपया। तो हमें चाहिए क्या, क्रय मूल्य यानी कि सीपी चाहिए। तो 5 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 से 100 को गुना कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, सीपी यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो 5 × 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 500 रुपया हो जाएगा। यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो 500 रुपया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। यहां पर दिया गया है कि राम एक काम को 5 दिनों में कर सकता है, जबकि हरि अकेले हुआ काम जो है कितने दिनों में कर सकता है, 6 दिन में कर सकता है। बोला गया कि राम
किसी काम को कितने दिनों में करेगा, 5 दिन में करेगा, जबकि उसी काम को हरी अकेले कितने दिनों में कर लेता है, 6 दिनों में कर लेता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बे साथ मिलकर उस काम को, बे जब एक साथ मिलकर उस काम को करेंगे तो कितने दिनों में जो है उस काम को पूरा कर लेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं इसी वीडियो में आपको बता चुका हूं कि टोटल वर्क बराबर क्या होता है, इफिशियंसी इनटू टाइम होता है, यानी कि TW टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य, ई से इफिशियंसी यानी कि कार्य क्षमता, टी से टाइम यानी कि समय होता है। तो यहाँ पर क्या निकालेंगे, राम और हरि की कार्य क्षमता निकालेंगे। तो राम जो है अकेले किसी काम को कितने दिनों में करता है, 5 दिनों में, और हरि जो है उसी काम को कितने दिनों में करता है, 6 दिनों में करता है। तो क्या करेंगे, 6 और 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 30 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी कि राम उस काम को 6 यूनिट प्रतिदिन काम करता है, यानी कि राम प्रतिदिन कितना काम करता है, 6 काम करता है। जब 30 को 6 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी कि हरि जो है डेली कितना काम करता है, 5 काम करता है। कितना काम डेली करता है, 5 काम करता है। तो दोनों मिल करके जो है दोनों को करना कितना काम है, तो 30 काम करना है। और दोनों मिलकर जो है कितना काम करेंगे एक दिन में, तो राम 6 काम करेगा और हरि 5 काम करेगा। तो दोनों मिलकर कितना काम करेंगे एक दिन में, तो 6 5 11 काम। टोटल काम करना है 30 काम, दोनों मिलकर करेंगे 11 काम डेली। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जब 30 को 11 से भाग देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, टाइम निकल जाएगा कि दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। तो यहाँ पर आंसर यहाँ पर आपका पूर्णांक में यानी कि फ्रैक्शन में ही आपका दिया गया, पूर्णांक में नहीं दिया गया। तो आपका यही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर, 30/11 दिन होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर दिया गया है कि 2 वर्ष के लिए वार्षिक 5% के वार्षिक दर से 10,000 रुपये पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच कितना अंतर होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है क्या बोला गया, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछा जा रहा है। तो इसे निकालने का एकमात्र फार्मूला जो होता है, जिससे आप इस प्रश्न को आसानी से 20 सेकेंड या 10 सेकेंड में आसानी से आप इसे हल कर लेंगे। तो जब भी आपका 2 साल का अंतर पूछा जाए, 2 साल का साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछा जाए, यानी कि CI माइनस ESI पूछा जाए, तो आप क्या करेंगे, P इंटू R² बटा क्या कर देंगे, 10,000 करेंगे। तो P से आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, R से रेट यानी कि दर, CI कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, ESI सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज होता है। तो जब दोनों का अंतर पूछा जाए तो क्या करेंगे, मूलधन गुना दर का स्क्वायर बटा क्या करेंगे, 10,000 करेंगे। तो क्या करेंगे, सारा वैल्यू पुट करेंगे तो दोनों का अंतर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आपका यहाँ पर मूलधन कितना दिया गया, 10,000 रुपया दिया गया। तो नीचे क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन 10,000 इंटू R² यानी कि दर कितना दिया गया, 5% दिया गया। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 × 25 25। नीचे कितना है आपका, 10,000 है। यहाँ पर नीचे कितना लिखा हुआ है, 10,000 है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 10,000 लिख देंगे। तो 10,000 से 10,000 चला गया तो आपका दोनों का अंतर कितना आ गया, तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा, 25 रुपये होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो जब भी आपका 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछे तो ये फॉर्मूला आप हमेशा याद रखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर दिया गया है कि एक दुकान में 3500 रुपये अंकित मूल्य वाला एक कोट 2800 रुपये में क्या कर दिया जाता है, बेचा जाता है। तो उसमें पूछा जा रहा है कि कितने प्रतिशत की छूट दी गई है, यानी कि 3500 रुपये का कोई जो है पहले मूल्य था, किसी दुकान में किसी कोट का 3500 रुपया अंकित किया गया था मूल्य, लेकिन उसे बेच दिया गया कितना, 2800 में बेच दिया गया। यानी कि कुछ रुपये उसे छूट दिया गया, क्योंकि उसका एक जो है अंकित मूल्य कितना था, 3500, लेकिन बेच दिया 2800 में। यानी कि छूट कितने मिल रहा है, तो माइनस करेंगे 3500 माइनस 2800 तो आपका कितना आ जाएगा, 700 रुपये। यानी कि 700 रुपये का छूट दिया गया। छूट हमेशा किस पर दी जाती है, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि छूट हमेशा किस पर दी जाती है, अंकित मूल्य यानी कि मार्क्ड प्राइस पर दी जाती है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, नीचे मार्क्ड प्राइस लिख देंगे। यानी कि अंकित मूल्य कितना है, 3500 रुपया है। परसेंट में यहाँ पर वैल्यू पूछा जा रहा है, तो परसेंट का वैल्यू निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं। तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा, आपका डिस्काउंट परसेंटेज निकल जाएगा। तो चलिए इसे हल करेंगे। तो 2 शून्य 2 शून्य चला गया, 35 से काटेंगे तो 35 दूनी 70 यानी कि 20 बार में चला जाएगा।
यानी कि छूट कितने प्रतिशत दी गई, तो 20% की क्या दी गई, छूट यानी कि डिस्काउंट दी गई। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर दिया गया है कि एक संख्या की 5.3/2% में 2% से क्या होती है, वृद्धि करने से बामन देती है। यानी कि कोई संख्या जिसमें 5.3/2% की वृद्धि की जाती है, तो उस संख्या में कितने की वृद्धि हो जाती है, बामन की वृद्धि हो जाती है। तो पूछा जा रहा है आपसे कि वह संख्या वास्तव में कितनी है, और संख्या क्या है, वास्तव में कितनी है, वो आपसे पूछा जाए। तो यहाँ पर 5.3/2% बराबर कितना दिया गया, 52 दिया गया। यानी कि इसे क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो यहाँ पर जो है क्या करेंगे, इसे फ्रैक्शन में जब तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 3 कितना हो जाएगा आपका 13/2% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 13/2% हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या निकाल लेंगे हम लोग, 1% का वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमें चाहिए कितना, हमें चाहिए कितना, 100% का वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले 1% का वैल्यू निकालेंगे। तो 13 चौक कितना होता है, 52 होता है। यानी कि 1% बराबर, 1% बराबर कितना हो गया, नंबर 8 हो गया। तो हमें चाहिए कोई भी संख्या खुद में कितनी होती है, 100% होती है। कोई भी संख्या खुद में कितनी होती है, 100% होती है। तो 1% का वैल्यू अगर 800 रुपया, तो 100% का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ 100 से गुना करेंगे। तो 100% कितना हो जाएगा टोटल संख्या, तो 800 हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर क्या दिया गया, 2x + 3y अनुपात 2x - 3y का कितना अनुपात दिया गया, 3:2 दिया गया। आपसे पूछा क्या जा रहा है कि x अनुपात y का वैल्यू क्या होगा रेशियो में। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x और y का वैल्यू निकालेंगे। तो 2x + 3y दिया गया। अनुपात को क्या करेंगे, यहाँ पर अनुपात को बटा में करके लिख सकते हैं। यानी कि नीचे क्या लिख देंगे, 2x - 3y लिख देंगे। इक्वल टू में आपका क्या दिया गया, 3:2 को क्या लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं। आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4x + 3 दूनी 6y हो जाएगा। यहाँ पर फिर कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6x - 3 तिया 9y हो जाएगा। यहाँ पर 4x को जब इधर भेजेंगे तो 6x - 4x तो आपका कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और जब 9y को इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 6 15y हो जाएगा। क्योंकि -9 है तो प्लस हो जाएगा 9, तो 9 6 15y हो जाएगा। यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया, 15 आ गया। y का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। तो क्या करेंगे, x का वैल्यू कितना है, 15 है, y का वैल्यू कितना है, 2 है। यानी कि दोनों का अनुपात कितना आ गया, x और y का अनुपात 15:2 आ गया। यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर दिया गया है कि डेटा के वितरण में उच्चतम स्कोर और न्यूनतम स्कोर के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि क्वेश्चन पहले आपको समझना है कि बोला क्या जा रहा है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जैसे कि डेटा दिया गया, मान लीजिए कोई नंबर दिया गया 2 3 5 7 10, इस तरीके से नंबर दिया गया। इसमें से जब बोला जाए कि जब उच्चतम और न्यूनतम स्कोर के बीच का अंतर निकालने के लिए बोला जाए, तब उसे क्या कहा जाता है, उससे आपसे पूछा जाएगा कि श्रेणी निकाला जाए। जैसे कि यहाँ पर जब अंतर पूछा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, श्रेणी कहा जाता है। यानी कि जब आपसे क्वेश्चन में उलटकर पूछ दिया जाए, जैसे कि ये सारा नंबर दे दिया जाए आपको क्वेश्चन में, और आपसे पूछा जाए कि क्वेश्चन का श्रेणी क्या होगा, यानी कि रेंज क्या होगा, तो रेंज निकालने के लिए क्या किया जाता है, उच्चतम संख्या माइनस न्यूनतम संख्या किया जाता है। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। और ये तीनों संख्या, ये जो है तीनों क्यों सही नहीं होंगे, क्योंकि माध्य निकालने का क्या तरीका होता है, माध्य निकालने का तरीका होता है कि सारा संख्याओं का योग करेंगे, जो भी संख्या दी गई यानी कि जो भी डेटा दिया गया उसका योग करेंगे और टोटल नंबर से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो माध्य निकल जाएगा। तो ये जो है माध्य बिल्कुल नहीं हो सकता। माध्यिका निकालने का क्या तरीका होता है, माध्यिका निकालने का तरीका होता है कि सारे संख्या को क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करते हैं और बीच की संख्या निकाला जाता है, उसे माध्यिका कहा जाता है। और बहुलक उसे कहा जाता है, जो भी आपका डेटा दिया गया है उसमें से कौन सा नंबर जो है सबसे अधिक बार रिपीट किया गया उसे बहुलक कहा जाता है। तो ये तीनों आपका ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं हो सकता। कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, श्रेणी, यानी कि इंग्लिश में इसे रेंज कहा जाता है। तो रेंज निकालने का क्या तरीका होता है, उच्चतम स्क्वायर माइनस
उच्चतम स्कोर यानी कि सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या किया जाता है श्रेणी निकालने के लिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर दिया गया है कि अमित को अपनी मोटरसाइकिल 24,000 रुपये में बेचने पर 20% की हानि हुई है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जब उसे 35,000 रुपये में बेचने पर, जब उसे 35,000 रुपये में बेचा जाएगा तब कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें निकालना क्या होगा, क्रय मूल्य निकालना होगा कि कितने में जो है अमित उस मोटरसाइकिल को खरीदा था पहले। तो यहाँ पर सबसे पहले बोला गया कि 24,000 रुपये में उसे क्या कर देता है, बेच देता है, तो 20% की हानि होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 20% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, मैं इसी वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि फ्रैक्शन में किस तरीके से चेंज किया जाता है परसेंट को फ्रैक्शन में। तो 20% को क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं। यानी कि 5 यूनिट की कोई वस्तु जो है 1 यूनिट के हानि में यानी कि 1 यूनिट के लॉस में बेच दिया गया। यानी कि 5 यूनिट की कोई सामान थी, उसे कितना, 1 यूनिट की हानि यानी कि 4 यूनिट में बेच दिया गया। यानी कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि उस मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य कितना है, 5 यूनिट है, लेकिन उसे बेच दिया कितना में, 4 यूनिट में बेच दिया। यानी कि 4 यूनिट बराबर कितने रुपये है, 24,000 रुपये है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 6,000 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 6,000 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 से काटेंगे तो कितना आएगा, 6,000 आएगा। कितना आएगा आपका, 6,000। तो हमें चाहिए क्या, क्रय मूल्य चाहिए। तो क्या निकालना होगा, 5 यूनिट का वैल्यू निकालना होगा। तो 5 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर 6,000 है, तो 5 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 6,000 से गुना कर देंगे 5 में। तो आपका कितना आ जाएगा, 6×5 = 30,000 रुपया आ जाएगा। यानी कि उस मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य यानी कि सीपी कितना है, 30,000 रुपये है। लेकिन अब बोला गया कि उसे बेचेगा कितना में, 35,000 रुपये में बेचा जाएगा। तो 30,000 रुपये में खरीदा था, लेकिन अब बेचेगा 35,000 रुपये में। तो लाभ कितने का होगा, 30,000 का सामान 35,000 में बेचेगा तो लाभ कितने का हो रहा है, तो 5,000 रुपये का लाभ हो रहा है। तो जब भी आपसे प्रॉफिट परसेंट यानी कि लाभ प्रतिशत निकालने के लिए बोला जाए तो नीचे क्या लिखाता है, नीचे हमेशा सीपी यानी कि क्रय मूल्य लिखा जाता है। तो क्रय मूल्य आपका कितना है, 30,000 रुपये है। कितना है आपका, 30,000 रुपये। परसेंट में निकालना है वैल्यू, तो परसेंट को चेंज करने के लिए 100 से गुना करते हैं। तो चलिए इसे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 शून्य 2 शून्य चला गया, 2 शून्य 2 शून्य यहाँ पर कट जाएगा। 50 को जब 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 16×3 = 48, 2 बचा तो 3×6 = 18, फिर 2 बचेगा तो 6×6 आपका चला जाएगा। यानी कि लगभग आपका 16.67% जो है क्या होगा, लाभ यानी कि प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर दिया गया है कि 3 संख्याओं का औसत कितना है, 28 है। 3 संख्याओं का औसत यानी कि एवरेज कितना है, 28 है। फिर बोला गया कि पहली संख्या दूसरी संख्या से आधी है। जैसे कि मान लेंगे यहाँ पर पहली संख्या दूसरी संख्या, क्या बोला गया, पहली संख्या जो है दूसरी संख्या के क्या है, आधी। यानी कि पहली संख्या अगर 1 है, दूसरी संख्या अगर 1 है, दूसरी संख्या यहाँ पर दूसरी संख्या को 1 नहीं मानते तो दूसरी संख्या को यहाँ पर 2 मानेंगे, क्योंकि बोला गया कि पहली संख्या जो है दूसरी संख्या का क्या है, आधी है। यानी कि दूसरी संख्या अगर 2 मानते हैं तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। पहली संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यानी कि क्योंकि यहाँ पर बोला गया कि पहली संख्या क्या है, दूसरी संख्या का आधी, यानी कि दूसरी संख्या 2 है तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। फिर बोला गया कि तीसरी संख्या जो है दूसरी संख्या की दोगुनी, यानी कि दूसरी संख्या अगर 2 है तो तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या से दोगुनी, यानी कि 2 दूनी 4 हो जाएगी। तो ये क्या है, आपस में अनुपात में वैल्यू है। क्या है, आपस में अनुपात में वैल्यू है। यानी कि पहला संख्या का वैल्यू कितना है, 1 यूनिट है, दूसरे संख्या का वैल्यू 2 यूनिट है, तीसरे संख्या का वैल्यू 4 यूनिट है। यहाँ पर बोला क्या गया, तीनों संख्याओं का औसत कितना दिया गया, 28 दिया गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तीनों संख्याओं को क्या करते हैं, यहाँ पर यक्ष मान लेते ताकि आके कैलकुलेट करने में इसे कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 2 6 6 1 7 यक्ष हो जाएगा। तो ये क्या निकल गया, तीनों संख्याओं का योग निकल गया। लेकिन यहाँ पर दिया क्या गया, औसत दिया गया। तो टोटल कितनी संख्या है, 3 संख्या। यहाँ पर क्या है, 7 यक्ष तीनों संख्याओं का योग है।
तीनों संख्याओं का योग कितना 7x है। जब इसे एवरेज निकाला जाएगा तो क्या करेंगे 3 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि टोटल संख्या कितनी है 3 है और एवरेज कितना दिया गया 28 दिया गया। हल करेंगे तो क्या निकल जाएगा x का वैल्यू निकल जाएगा, x का वैल्यू निकल जाएगा तो हमें क्या निकल जाएगा तीसरी संख्या का निश्चित वैल्यू यहाँ पर से निकल जाएगा। तो क्या करेंगे यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे इसे, तो 7 चौक कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। x बराबर आपका कितना आ गया 4 तिया 12 आ गया, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया 12 आ गया। तो हमें चाहिए क्या तीसरी संख्या का निश्चित वैल्यू चाहिए। तो तीसरी संख्या है कितनी 4x है, यानी कि 4 इंटू x का वैल्यू कितना है 12 है, तो 12 चौक कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। यानी कि आपकी तीसरी संख्या का वैल्यू निश्चित वैल्यू कितना है 48 है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर दिया गया है कि 240 और 320 को पूर्णतः विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो क्या करेंगे इसे बाई ऑप्शन से बनाएंगे, जो भी संख्या जो है सबसे बड़ी संख्या विभाज्य होगी वही आपका सही आंसर होगा। तो 560 को जब कभी भी जो है 240 या 320 को भाग नहीं दे सकती, क्योंकि 560 से तो ये तो छोटी संख्या है, तो जो भी आपका आ जाएगा क्या आ जाएगा पॉइंट में आ जाएगा, तो निश्चित रूप से यह विभाजित नहीं करेगी। 320 भी क्या हो जाएगी 320 तो 320 को भाग दे देगी, लेकिन 240 को भाग नहीं देगी, तो यानी कि ये भी नहीं होगा आपका। 80 से भाग जब देंगे तो 8 तिया 24, यानी कि 3 बार में ये जा रहा है, 8 चौक 32 ये 4 बार में जा रहा है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 हो सकता है। अब क्या करेंगे ऑप्शन नंबर 4 को देखेंगे, तो ऑप्शन नंबर 4 देखते तो 12 दूनी 24 तो कट रहा है, लेकिन 320 120 यानी कि 320 जो है 120 से नहीं कटेगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। 80 एक ऐसी संख्या जो 240 और 320 को पूर्णतः पूरी तरीके से विभाजित कर रही है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। ये आपका क्या सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। बॉडमास थ्योरम मैं आपको इस वीडियो में बता चुका हूँ कि क्या होता है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर क्या करेंगे सारा ब्रैकेट का हल कर लेंगे अंदर का। तो 72 + 13 करेंगे तो कितना होगा 72 + 13 कितना होता है आपका 85 होता है। कितना होता है 85 होता है। आगे क्या साइन है भाग का साइन है। फिर 3 + 2 है तो 3 और 2 कितना हो गया आपका 5 हो गया। फिर आगे क्या है माइनस का साइन है। 3 × 5 3 × 5 करेंगे तो कितना वैल्यू होता है 3 × 5 का कितना वैल्यू होता है 5 तिया 15 होता है। तो अब क्या करेंगे भाग का यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो 85 को जब 5 से भाग दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, यानी कि 17 × 25 85 होता है, माइनस आपका 15 हो गया। तो 17 में से 15 गया तो कितना बचेगा 2 बचेगा, यानी कि इस पूरे सिंप्लीफिकेशन का कितना आंसर आएगा 2 आंसर आएगा, यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का सारा यहाँ पर अनुपात में वैल्यू दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा क्या जा रहा है कि A B C D का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बाई ऑप्शन से भी बनाएंगे और इसे ट्रिक वाइज आपको एक बेसिक तरीका से भी ट्रिक वाइज आपको बता दिया जाएगा किस तरीके से बनाया जा सकता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर बनाकर देखेंगे कि A और B का सभी में 2:3 का बन रहा है या नहीं। जैसे कि ऑप्शन नंबर पहला में देखते तो 15 से 30 कट रहा है, 15 दूनी 30 15 तिया 45, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में 2:3 बन रहा है। अब अगर आप ऑप्शन नंबर 2 देखेंगे तो 3 से काटेंगे तो 3 × 5 = 15 3 × 6 = 18, यानी कि ये 2:3 नहीं बना रहा, यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 नहीं हो सकता। यहाँ पर करेंगे तो 9 × 5 = 45 9 × 7 = 63, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमें चाहिए क्या ये अनुपात B जो हमेशा क्या होना चाहिए 2:3 में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 5:6 बना रहा है, यहाँ पे 5:7 बना रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल नहीं हो सकता। फिर अगला यहाँ पर काटेंगे तो 18 दूनी 36 हो जाता है। कितना हो जाता है 18 दूनी 36, यानी कि 1:2 बना रहा है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 भी सही नहीं हो सकता। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन यहाँ पर A और B रेशियो की स्थिति में सही हो रहा, कौन सा ऑप्शन ऑप्शन नंबर A सही हो रहा। कौन सा ऑप्शन सही हो रहा ऑप्शन नंबर A सही हो रहा है। लेकिन अगर आप इसे बेसिक तरीका से बनाना चाहे और ट्रिक तरीका से भी बनाना चाहे तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, इसे जो है शॉर्टकट तरीका से बना सकते हैं। जैसे कि A अनुपात B कितना दिया गया 2:3 दिया गया। फिर B अनुपात C कितना दिया गया 5:7 दिया गया। फिर C अनुपात D कितना दिया गया 9:8 दिया गया। तो इसे क्या करेंगे जो भी संख्या बगल में संख्या जो भी यहाँ पर खाली संख्या बची गई है और जो खाली संख्या के बगल में संख्या है, जैसे कि यहाँ पर 3 है तो जो खाली संख्या वहाँ पर क्या करेंगे 3 भर देंगे।
क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। फिर उसी तरीके से आगे यहाँ पर एक खाली संख्या, तो क्या करेंगे, उसके बगल में कौन सी संख्या, 7 संख्या, तो यहाँ पर 7 लिख देंगे। ऊपर नीचे आपको नहीं देखना, आपको बगल में देखना, क्या देखना, अगल बगल देखना। तो यहाँ पर बगल में कौन सा है, 7 है, तो यहाँ पर 7 लिख देंगे। यहाँ पर खाली संख्या, तो यहाँ पर बगल में कौन है, 5 है, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। आपको ध्यान रखना है कि अगल बगल देखना है, ऊपर नीचे नहीं देखना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 2 संख्या, यहाँ पर जो है 2 जगह खाली है, तो यहाँ पर 9 है, तो क्या लिखेंगे, खाली जगह पर यहाँ पर 9 लिख देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देख लेंगे कि सारे में कोई भी संख्या कॉमन आ रही है या नहीं। कॉमन आ रही है तो काट देंगे, जिससे कि यहाँ पर गुना करने में आसानी हो। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 यहाँ पर कॉमन आ रहा है, यहाँ पर 3 तिया 9 आ रहा है कॉमन, यहाँ भी 3 तिया 9 आ रहा है, यानी कि 3 सभी में कॉमन था, तो क्या किया हम लोगों ने, इसे काट दिया। तो अब क्या करेंगे, सभी को गुना कर देंगे, आपस में सभी को गुना कर देंगे, सीधा जो है आप सीधा देखेंगे और सभी को गुना कर देंगे। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, तिया कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। फिर आपका कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, तिया 45 हो जाएगा। फिर आपका कितना होगा, 9 सते 63 होगा। फिर आपका कितना होगा, 8 सते 56 होगा। यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का जो है कितना वैल्यू होगा, 30 अनुपात 45 अनुपात 63 अनुपात 56 होगा। तो ये आपका जो है कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होता है। तो आप चाहे तो बाई ऑप्शन बना सकते हैं या फिर बेसिक तरीका से ट्रिक बाजी से बना सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि उन्हें भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।